हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेज। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12 हम लोग जीव विज्ञान के मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें से प्रश्न आप लोग को 3 मार्च को देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप लोग का 3 मार्च को जीव विज्ञान का आप लोग का पेपर है, इसलिए यह पेपर आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आप लोग के लिए है। क्योंकि मॉडल पेपर से आप लोग के प्रश्न बनते ही बनते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर में प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे ही। देखिए, आप लोग का 2024-25 का मॉडल पेपर और 3 मार्च को आप लोग का जीव विज्ञान का पेपर है। सबसे पहले तो आप लोग का पूर्णांक 70 नंबर का आप लोग का पूर्णांक रहता है। इसके बाद समय आप लोग को मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग का समय मिलेगा आप लोग का। इसके बाद आप लोग को निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश में पहला आप लोग का पॉइंट है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पहला यह है निर्देश। दूसरा निर्देश आप लोग का यह सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को करना आप लोग के लिए अनिवार्य है। तीसरा आप लोग का है, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। अगला आप लोग का, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। आप लोग के निर्देश हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग का बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। देखिए, इसमें आप लोग का पहला प्रश्न पूछा है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उत्तर पुस्तिका में आप लोग को लिखना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप लोग का एक नंबर वाले आप लोग के प्रश्न है। 4 प्रश्न आप लोग के हैं। देखिए, 4 प्रश्न हैं आप लोग के एक नंबर के रहेंगे। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा भाग आप लोग का है, तो आप लोग सबको पता होगा। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला सही था, पुमंग। पुमंग आप लोग का है। पुमंग जो है नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है पुष्प का। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो ऑप्शन आप लोग का दिया गया है, माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो मनुष्य के संतान का लिंग निर्धारण होता है किससे, पिता के लिंग गुणसूत्र से। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, गौ वाला प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तो आप लोग किसमें होता है, चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में, या किसी में नहीं। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन पहला चिकित्सा में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग चिकित्सा में होता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, घ प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तत्व स्थल समझा जाता है। किसे समझा जाता है आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, अरावली पर्वत, इंडो गंगेटिक मैदान, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसमें आप लोग के ऑप्शन तीसरा सही है, पश्चिमी घाट को समझा जाता है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, एक नंबर वाले प्रश्न आप लोग के बहुविकल्पी 4 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 4 नंबर के। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, अतिलघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न आप लोग का है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखना आप लोग का। यह एक नंबर के प्रश्न है। तो एक नंबर जितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उसी हिसाब से आप लोग को आंसर लिखना है। तो क्लाइनफेल्टर क्या है, और आप लोग का क्लाइनफेल्टर देखिए क्या है। क्लाइनफेल्टर जो होता है आप लोग का पुरुष का गुणसूत्र क्या आप लोग का होता है, XY। पुरुष का गुणसूत्र आप लोग का XY होता है। इसमें आप लोग का एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, एक गुणसूत्र की संख्या आप लोग की अधिक हो जाती है। तो गुणसूत्र कितने होते हैं पुरुष में, 46, और आप लोग के एक गुणसूत्र संख्या बढ़ जाएगी तो आप लोग का एक तो मतलब 47 हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्लाइनफेल्टर करते हैं। अब इसके बाद टर्नर सिंड्रोम क्या है। टर्नर सिंड्रोम देखिए, टर्नर सिंड्रोम महिला का मतलब महिला गुणसूत्र क्या क्या होता है आप लोग का, XX होता है। तो ये होता है इसमें XX। तो इसमें एक गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। तो एक गुणसूत्र आप लोग का कम हो जाएगा तो एक गुणसूत्र कम हो जाएगा आप लोग का। तो देखिए, एक गुणसूत्र कम होगा तो X की जगह 0 आप लिख दे देंगे, या नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इसके बाद एक गुणसूत्र कम हो जाएगा तो 46 में से -1 करेंगे तो आप लोग का एक कम हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, और ये क्लाइनफेल्टर आपने समझ लिया। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो किस विभाजन द्वारा लोग शुक्राणु का निर्माण करती है, तो आप लोग का इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर जन्म कोशिकाओं का विभाजन शुक्राणु का निर्माण करती है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, उस एंजाइम का नाम लिखिए। नहीं, तीसरा प्रश्न है ना आप लोग का, प्राक्कण मातृ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या
क्या होती है, गुणसूत्रक संख्या क्या होती है आप लोग का, तो आप लोग का होता है द्विगुणित। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा द्विगुणित, द्विगुणित। इसमें पेपर में आप लोग को सॉल्व करा दे रहे हैं, आप लोग प्रश्न पूछेगा तो आप लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला घ वाला प्रश्न पूछा है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो कौन सा एंजाइम आप लोग को तोड़ता है, तो आप लोग का आंसर इसमें हो जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम जो है और डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है, प्रतिबंधन एंजाइम। इसके बाद आप लोग का 5वां प्रश्न है आप लोग का, समष्टि में परिकलित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के आप लोग के होते हैं, तो इसमें आप लोग का हो जाएगा आई पिरामिड। आई पिरामिड, आई पिरामिड आप लोग का पहला। एक और आप लोग का होगा, इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक पिरामिड। ट्रॉपिक, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा ट्रॉपिक पिरामिड। ट्रॉपिक पिरामिड आप लोग का हो जाएगा। ये आप लोग के एक एक नंबर वाले प्रश्न थे, इसी तरह आप लोग को लिखना है एक एक। आप लोग के 5 प्रश्न पूछे, 5 नंबर का यह प्रश्न पूछेगा, 4 नंबर का बहुविकल्प प्रश्न पूछेगा। इसके बाद आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न पूछेगा। देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों को लोग देखते हैं। इसमें लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग का है, पहला प्रश्न इसमें है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना तो आप लोग के 2 नंबर का प्रश्न है। तो कैसे करेंगे आप लोग को पता ही है, पक्षियों के लिंग निर्धारण तो आप लोग को हम बताते हैं। देखिए कैसे पक्षियों में लिंग निर्धारण जो होता है लिंगी गुणसूत्र द्वारा होता है। लिंगी गुणसूत्र द्वारा आप लोग का होता है, बस शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहे, आप लोग समझ जाइएगा लिंगी गुणसूत्र द्वारा। तो इसके बाद हम बताते हैं नर पक्षी और इसके बाद आप लोग का मादा पक्षी। मादा पक्षी, तो नर पक्षी का गुणसूत्र क्या होता है आप लोग का, जेड आप लोग का होता है नर पक्षी का। मादा पक्षी का आप लोग का होता है ZW। जो ये कैसा होता है, नर मतलब नर पक्षी वो आप लोग का समयुग्मिक होता है और मादा जो होता है विषम युग्मिक होता है। इसके बाद आप लोग को हम जिसके सम मतलब जो होता है समयुग्मिक मतलब होता है जिसके समान युग्मक हैं, और विषम युग्मिक यह होता है जिसके अलग अलग युग्मक हैं। देखिए आप लोग का ये समान युग्मक हैं तो जेड आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का ये अलग अलग तो जेड और W गुणसूत्र। इसके बाद हम लोग का संलयन जब उसका होगा, देखिए कैसे जेड और जेड का जब गुणसूत्र मिलेंगे तो आप लोग का जेड बनेगा, तो मतलब नर पक्षी उत्पन्न होगा। फिर इसके बाद आप लोग का जब ये जेड और ये आप लोग का यह जेड गुणसूत्र मिलेगा तो जेड आप लोग का हो जाएगा, नर पक्षी का निर्माण होगा। इसी तरह आप लोग का है, इसका तो आप लोग का यह जेड और W, जेड गुणसूत्र और W गुणसूत्र जब मिलेगा तो आप लोग का मादा पक्षी उत्पन्न होगी। और इसके बाद आप लोग का यह होगा, फिर जेड और W आप लोग का जेड गुणसूत्र और W गुणसूत्र जो है आप लोग का तो मादा बनेगी, मादा पक्षी बनेगी। यही आप लोग का है प्रश्न। आप लोग का पक्षियों का लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। यही आप लोग का है। जो देखिए नर जो आप लोग का नर पक्षी समयुग्मिक होता है जिसमें समान युग्मक बनते हैं, और मादा जो आप लोग का है, मादा जो होता है वो विषम युग्मिक होता है जिसमें जो युग्मक बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें आप लोग का है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र आप लोग को बनाना है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र आप लोग को बनाना है। तो 2 नंबर वाले प्रश्न है, तो केवल आप चित्र बना देंगे तो आप लोग का हो जाएगा। तो आप लोग का डीएनए का सूत्र कैसा होता है, तो मतलब चित्र कैसा होता है देख लीजिएगा। हल्का से मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये डीएनए का है, आप लोग का है जो डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए जो आप लोग का होगा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए हल्का बताए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है इसके बाद आप लोग का ये आप लोग का डीएनए की संरचना है। ये आप लोग का
3 डैश या 5 डैश, या यहाँ पर आप लोग का 5 डैश आके ख़त्म हो जाता है या 3 डैश पे आप लोग का ख़त्म हो जाता है। ये आप लोग का DNA का गुणसूत्र है। इसके बाद जो होता है, जो आप लोग का जो DNA होता है यह प्रति समांतर होता है। इसके बाद आप लोग को DNA में लिख सकते हैं आप लोग ऐसे पर, देखिए DNA का सूत्र हो गया। DNA सबसे पहला पॉइंट आप लोग का 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसके बाद आप लोग लिखेंगे DNA में, इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं, या देखिए एक मिनट, प्यूरिन हमेशा पिरामिड से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? प्यूरिन पिरामिड से जुड़ा रहता है। पिरामिड से जुड़ा रहता है, जुड़ता है। तो पिरामिड आप लोग के कौन कौन से, प्यूरिन आप लोग के कौन कौन से आप लोग के हैं? एडेनिन, 4 एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन आप लोग के प्यूरिन है। तो जो एडेनिन आप लोग का होता है, एडेनिन आप लोग का थाइमिन से जुड़ता है, और आप लोग का जो ग्वानिन है वो 1 साइटोसिन से जुड़ता है। तो मतलब 2 हाइड्रोजन 1 से आप लोग का एडेनिन थाइमिन जुड़ते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन आप लोग के 3 हाइड्रोजन 1 से आप लोग के जुड़ते हैं। बस इतना ही आप लोग फिगर बना के लिख देंगे, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। और इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, गौ प्रतिरक्षा क्या है? तो प्रतिरक्षा आप लोग का क्या है? देखिए प्रतिरक्षा का मतलब आप लोग का यह होता है जो शरीर, देखिए लिख सकते हैं प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर की वह क्षमता जिसे रोगजनकों, मतलब रोगजनकों कौन कौन सा आप लोग के? जीवाणु, विषाणु से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। प्रतिरक्षा जो है, जो जीवाणु और विषाणु से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसी को हम लोग प्रतिरक्षा कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? इसमें पहला प्रकार आप लोग का है जन्मजात प्रतिरक्षा। देखिए पहला आप लोग का है जन्मजात प्रतिरक्षा, दूसरा आप लोग का है उपार्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा का आप लोग क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जिसके साथ हम लोग जन्म से पैदा हुए होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या आप लोग का? एग्जाम्पल आप लोग का हो जाएगा त्वचा हम लोग का है। इस सब उपार्जित प्रतिरक्षा लिख देंगे। उपार्जित प्रतिरक्षा यह जो प्रतिजन का समान होने पर हमारे शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होती है। प्रतिजन जो है आप लोग का, प्रतिजन है का जो सामना होने पर हम लोग का शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होती है, इसी को हम लोग उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप लोग का आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखाओं पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को कैसे स्पष्ट करेंगे? तो क्या आप लोग का है? देखिए जो आर्किड का पौधा और आम का पौधा होता है, आर्किड और आम का पौधा जो आप लोग का होता है, और यह सहभोजिता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं आप लोग के? सहभोजिता दर्शाते हैं आप लोग के। तो सहभोजिता क्या होता है? सहभोजिता आप लोग का एक ऐसा संबंध है जिससे आर्किड को लाभ होता है। जो आर्किड को होगा इसको लाभ होता है, और जो आम को होता है न लाभ होता है न हानि होता है। आम को न लाभ होगा और न आप लोग को हानि होता है आम को। यही आप लोग का आर्किड के पेड़, यही आप लोग का आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप स्पष्ट करेंगे। यही आप लोग लिख देंगे। जो आर्किड और आम का पौधा होता है सहभोजिता होता है। इसका लिखेंगे सहभोजिता एक ऐसा संबंध है जिससे आर्किड को लाभ होता है और आम को न लाभ होता है और न हानि होता है। इतना आप लोग लिख देंगे, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का प्रश्न है, इसमें प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे ही। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आप लोग का लघु विचार, मतलब लघुत्तरी प्रश्न आप लोग के हैं। लघुत्तरी प्रश्न है, आप लोग के 3 नंबर में आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 3 नंबर के आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आप लोग का देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का लघु विचारधान तथा गुरु विचारधान के बीच कोई 3 अंतर लिखना है। तो 3 अंतर आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं? देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ पर लघु विचारों का निर्माण होता है। पहला अंतर लघु विचारधान में लिखेंगे जहाँ लघु विचार का निर्माण होता है, और गुरु विचारधान में लिखेंगे आप लोग जहाँ गुरु विचार का निर्माण होता है। पहला अंतर डिफरेंट आप लोग ये लिख देंगे। दूसरा अंतर ये लिख देंगे आप लोग, लघु विचार जो होता है, लघु विचारधान यह पुंकेसर से होता है, पुंकेसर से होती है लघु विचारधान।
और आप लोग का गुण विचारधान जो होता है इस तरीकेसर से होती है। 2 डिफरेंट आप लोग के हो गए। 3 डिफरेंट लिखने के लिए कहा था, तीसरा डिफरेंट आप लोग लिखेंगे इस तरह। तीसरा डिफरेंट आप लोग लिखेंगे लौग विचारधान में लौग विचार मात्र कोशिका होती है। क्या होता है लौग विचारधान में आप लोग की लौग विचार मात्र कोशिका। लौग विचारधान में लौग विचार मात्र कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा आप लोग का लौग विचारों का निर्माण होता है। लौग विचार का निर्माण होता है। आप लोग के 2 नंबर में भी प्रश्न पूछ सकते हैं लौग विचारधान क्या है आप लोग का। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्यों। और नहीं लघु विचार तो बताए हैं आप लोग का। गुरु विचारधान का तीसरा का अंतर नहीं बताया ना। तीसरा का अंतर यह लिखेंगे गुरु विचारधान में आप लोग का लघु विचार मात्र कोशिका होता है, तो इसमें आप लोग का क्या होता है गुरु विचार मात्र कोशिका होता है। लघु विचारधान में आप लोग का लघु विचार मात्र कोशिका होता है। गुरु विचारधान में आप लोग के गुरु विचार मातृकोशिका होता है। इसमें भी और सूत्री विभाजन होगा। फिर इसके बाद आप लोग का गुरु विचार का निर्माण होता है। गुरु विचार का निर्माण होगा। यही आप लोग का तीसरा अंतर है। इसके बाद आप लोग का लघुत्तरीय प्रश्न में दूसरा प्रश्न है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को क्यों दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो क्यों दिया जाता है आप लोग को, ये आप लोग के लिए यह लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि आप लोग का देखिए पुरुष का आप लोग का गुणसूत्र एक्स वाई होता है, मादा का आप लोग का एक्स एक्स होता है। तो यह देखिए जब आप लोग को इतना तो पता है कैसे आप लोग का लोग कैसे लड़के पैदा होते हैं कैसे लड़कियां पैदा होती हैं, इतना तो आप लोग को पता ही है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है क्योंकि 50% लड़के होने का चांस होता है, 50% लड़कियां होने के चांस होते हैं। तो मतलब जो समाज के लोग हैं गलती करते हैं क्योंकि ये पिता से आने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये जो पिता से मान लीजिए एक्स वाई है आप लोग का नर का या मादा का एक्स एक्स है। मान लीजिए एक्स गुणसूत्र इसमें से एक्स गुणसूत्र होगा तो आप लोग का मादा होगा, मतलब लड़की पैदा होगी। और वाई से आप लोग का यक्स मिलेगा तो यक्स वाई होगा, तो इसमें आप लोग का नर पैदा होगा। तो यह मतलब जो निर्भर होता है वो पिता के आने वाले गुणसूत्र पर निर्भर होता है। तो मतलब इस पर लड़कियों को दोष देना आप लोग के लिए ये गलत बात है। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है एक संकरक क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रवाहिता नियम की व्याख्या कीजिए। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। ये भी 3 नंबर प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या करना है आप लोग को। 3 नंबर वाले आप लोग के 4 प्रश्न हैं, मतलब 3, 6, 9, 12 नंबर के आप लोग के लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न आप लोग का पूछा है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। स्वच्छ नामांकित चित्र आप लोग को बनाना है। ये भी आप लोग के 3 नंबर के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न इसमें दिया है ख जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। इस सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आप लोग का है बैक्यूलोवायरिसिस क्या है। इसके बाद आप लोग का टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। 3 नंबर का आप लोग के ये भी हैं। इसमें पहला प्रश्न है पीसीआर और आप लोग का दूसरा प्रतिबंध एंजाइम। इसका प्रश्न है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। जितने आप लोग के मॉडल पेपर में प्रश्न दिए गए सभी प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे क्योंकि इसमें प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आप लोग को 3 मार्च को। ये 3 नंबर के आप लोग के प्रश्न है। इसके बाद आप लोग का परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण देना आप लोग को। और अगला प्रश्न निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन अपघटन परजीविता एवं स्वभोजिता। इसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आप लोग का लॉन्ग प्रश्न आप लोग के 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला प्रश्न आप लोग का मनुष्य के नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग का है। इस नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन करना है आप लोग को। शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं इसके बारे में आप लोग को लिख देना अच्छे तरीके से।
5 नंबर का प्रश्न है तो अच्छे तरीके से आप लोग को लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग पुष्पी पादपों में लघु विजाणु का सचित्र वर्णन करना है आप लोग को अथवा करके। इसके बाद 8वां प्रश्न आप लोग का आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। और अथवा करके प्रश्न पूछा है जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों को विकास का सचित्र वर्णन करना है आप लोग को। इसके बाद 9वां प्रश्न आप लोग का पादपों की जात विविधता 22% और जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है कि जंतुओं से अधिक विविधता मिलती है। अगला प्रश्न अथवा प्रश्न आप लोग का पूछा है किसी भौगोलिक क्षेत्र में जात क्षति के मुख्य कारण को लिखिए। 5 नंबर के भी प्रश्न आप लोग के हो जाएंगे, मतलब जो 7वां 8वां 5वां नंबर के 3 लॉन्ग प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे 15 नंबर के, तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए आप लोग के मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि इसमें प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे 100% आप लोग के लिए हैं। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग का भी फर्ज बनता है इस वाली वीडियो को कम से कम 500 लाइक तो आप लोग को होना ही चाहिए, 500 लाइक। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पेपर के साथ। धन्यवाद।